इसके बाद हम लोगों ने इसमें फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन स्टार्ट किया था। और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जो है मैंने बताया था कि दो टाइप का है, एक जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दूसरा जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन जिसके ऊपर और हम लोग करते हैं। ठीक है, देखना है इसमें। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है a uniform cylinder of radius r and mass m can freely rotate about a stationary horizontal axis. A thin cord of length L and mass m is wound on the cylinder in a single layer. Find the angular acceleration of the cylinder as a function of length x of the hanging part of the cord. The wound part of the cord is supposed to have its center of mass on the cylinder axis only. तो देखो इस तरह से है ये, जैसे मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और इसके ऊपर हमने क्या किया ना, एक सिंगल लेयर में एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड में भी मास है, और कॉर्ड का जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। टोटल लेंथ कॉर्ड का एल है, और एक साइड से जब वो लेंथ खुलना शुरू होगी कॉर्ड की लेंथ, तो क्या होगा कि सिलेंडर रोटेट भी करना शुरू करेगा। तो उसमें हमसे ये पूछा हुआ है कि जब इस कॉर्ड का एक्स लेंथ, देखना ध्यान से, ये जब एक्स लेंथ इसमें से खुल जा रहा है तो उस वक्त इस सिलेंडर का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है। सिंगल लेयर में है, ठीक है ना, सिंगल लेयर में है ये कॉर्ड। तो अगर हम मान लें कि इसका एक्स लेंथ इसमें यहाँ पे खुल गया है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस एक्स लेंथ का जो वेट होगा वो इसको घुमाने के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। और एक काम ये करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम टेंशन टी एज्यूम करते हैं। तो ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास बताओगे क्या बनेगा। हैंगिंग पार्ट का मास बनेगा एम बाई एल और इंटू एक्स। तो एक काम करते हैं, इस हैंगिंग पार्ट को हम पॉइंट मास की तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा और इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। और मान लेते हैं कि ये हैंगिंग पार्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और ये सिलेंडर जो है ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा। देखो, ठीक है। तो अब देखो, फॉर हैंगिंग पार्ट हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं एम बाई एल इंटू एक्स। तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा एम बाई एल एक्स इंटू ए। तो ये हो गई इक्वेशन 1। इसके बाद सिलेंडर के लिए अगर हम इक्वेशन बनाए फॉर सिलेंडर, तो बताओ कि हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखने वाले हैं, टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा। तो बोल सकते हैं कि वो जो टी लग रहा होगा उस जंक्शन पॉइंट पे वो टी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो टॉर्क की वैल्यू बनेगी टी इंटू आर इक्वल टू आई। अब आई में एक बात का ध्यान रखना, इसमें सिलेंडर भी है और बचा हुआ स्ट्रिंग भी है। तो बचा हुआ स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एल माइनस एक्स। तो उसका मास कितना होगा, तो उसका मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो एम इंटू आर स्क्वायर, उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड करना पड़ेगा। तो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स एम इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्ट्रिंग का। और इंटू अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा ए बाई आर। तो अब तुम देखो हमारे सामने ये दो इक्वेशन है। ठीक है, हमको यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर निकालना है, यानी ए फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये आर तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा टी कैंसिल हो जाएगा। देखो, तो ये आ जाएगा एम जी बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू ए एंड प्लस, प्लस क्या बचेगा, प्लस आ जाएगा कैपिटल एम बाई टू प्लस स्मॉल एम एल माइनस एक्स अपॉन एल और इंटू ए। तो यहाँ से हमें ए निकालना है, ए आ जाएगा तो अल्फा आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या क्वेश्चन।
अगेन प्योर रोटेशन पे बेस्ड है, जिसमें सिलेंडर जो है वो प्योर रोटेशन कर रहा है और वो जो स्ट्रिंग है ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। स्ट्रिंग ट्रांसलेटरी मोशन से एक्सीलरेट हो रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन सिलेंडर का है। तो एक्स के फंक्शन में हमें आंसर मिल जाएंगे। सर इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। लास्ट लाइन में मतलब ये कह रहा है वो, एक्चुअली क्या है ना कि जब वो स्ट्रिंग घूमेगी ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने सिलेंडर के साथ मान लिया है। एक्चुअली क्या होगा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इस पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर तो नहीं होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और पड़ेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और पड़ने की वजह से ये भी एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा। मतलब उसका जो मास है वो भी सिलेंडर को टॉर्क प्रोवाइड करेगा, बट वो पार्ट हमने इसमें से निगलेक्ट कर दिया है। तो उसने कहा कि अगर हम इसका मास सेंटर ले लें तो सेंटर के अबाउट ये कोई टॉर्क नहीं देगा। तो एक तरह से क्वेश्चन थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा कर दिया है। ये टेंशन किस पॉइंट पे लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। टेंशन उस पॉइंट पे मैंने लिया है टी, जहां पे वो कॉर्ड उस सिलेंडर से अलग हो रही है। मास स्ट्रिंग हैविंग मास को कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रिंग हैविंग मास में हम लोग दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं और बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग जोड़ देते हैं। तो वैसे ही मान लो कि एक पार्ट है आपका, एक पार्ट है ये वाला और एक पार्ट है ये वाला, तो इन दोनों के बीच में टेंशन लिया है हमने टी। ठीक है ना, ये हो गया M2, ये हो गया M1। तो M2 जो है वो सिलेंडर का पार्ट हो गया और M1 जो है वो हैंगिंग हो गया। क्लियर है, बोलिए। और देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है in an Atwood machine the pulley mounted on horizontal frictionless bearing has a radius given है, cord passing over the pulley carries a block M1 M2 given है, when set free from rest the heavier block is observed to fall 1 meter in 10 second। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली। तो ये तो कर लिया होगा तुमने, क्यों भाई? ये सर ये यस हो गया है। सर, आ गया आंसर। क्योंकि एटवुड मशीन का हम लोगों ने निकाला था एक्सीलरेशन पहले भी, तो बस वो एक्सीलरेशन हम लोगों को एक तरह से उसको हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। M1 हो गया, M2 हो गया, ठीक है। इसका मास की जरूरत नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस R। ध्यान से देखना, तो अगर ये इधर नीचे जा रहा है A से और ये ऊपर जा रहा है A से, तो ये घूम रहा होगा अल्फा से विच इज A/R। तो फिर से इक्वेशन जरा जल्दी से बता दो क्या क्या बनेगी। एक बनेगी, इधर वाला टेंशन ले लें T1, इधर वाला टेंशन ले लें T2, तो M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A एंड T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। तो ये दोनों तो हो गई ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ M1 एंड M2। और पुली के लिए हम लोग लिखेंगे T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल टू I अल्फा। I की जगह I रख दो, अल्फा की जगह A/R। तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो S है वो 1 मीटर है, टाइम T 10 सेकेंड्स में। तो हम लोग S को लिख सकते हैं हाफ A/T²। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, क्यों भाई? A की वैल्यू 2/T², A की वैल्यू 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो वो A उठा के रखेंगे, हमको I निकालना है। कर लिया होगा ना ये क्वेश्चन? यस सर, आई आ गई प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर को हमने ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट वेलोसिटी देके, एंगुलर वेलोसिटी देके उसको एक कॉर्नर पे रख दिया है। और कॉर्नर कैसा है, कॉर्नर जो है वो रफ कॉर्नर है, मतलब वॉल पे भी फ्रिक्शन म्यू है और फ्लोर पे भी फ्रिक्शन म्यू है।
अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वो कुछ देर तक तो रोटेट करेगा लेकिन फाइनली वो रुक जाएगा। तो हमसे पूछा ये हुआ है कि जब वो रुकेगा तब तक उसने कितने नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले मुझे तुम एक बात का ये जवाब दो कि ये जो सिलेंडर है ये किस टाइप का मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी है, रोटेशन है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, क्या कहेंगे बताओ। प्योर रोटेशन कर रहा है। प्योर रोटेशन कर रहा है। व्हाट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, बोलो। यस सर। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। इसका मतलब होगा कि इसके ऊपर फोर्सेस सारे बैलेंस होंगे लेकिन टॉर्क बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बनेगा इस केस में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर सारे फोर्सेस दिखाते हैं वन बाय वन। तो देखो मैं सारे फोर्सेस दिखा रहा हूँ। सबसे पहले mg इधर नीचे दिखा दिया, ठीक है। ग्राउंड से लगने वाला, फ्लोर से लगने वाला n1 इधर, और वॉल से लगने वाला n2 इधर। अब जरा बताओगे कि ग्राउंड पे यानी फ्लोर पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा और किधर लगेगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। सर स्टैटिक होगा और लेफ्ट की तरफ। अरे स्लिपिंग हो रही है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तुम लोग ऐसा जवाब दे देते हो कि एकदम सब गुड़गुड़ हो जाए। काइनेटिक होगा, लेफ्ट की तरफ, काइनेटिक होगा। सोच समझ के जवाब लेफ्ट दिया की करो ना, तरफ, ऐसा तो है म्यू एन वन। जल्दी देने में कुछ इनाम मिलने वाला है। सोच समझ के सही जवाब दो। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा फ्लोर पे किधर की तरफ लगेगा, राइट में या लेफ्ट में। लेफ्ट में सर, फ्लोर से लेफ्ट जो में। फ्रिक्शन सिलेंडर के ऊपर लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, वो लेफ्ट में लगेगा। और क्योंकि वो काइनेटिक है तो उसको हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको म्यू n1 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह बताओगे कि वॉल पे किधर लग रहा होगा, वॉल से सिलेंडर पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड लग रहा हो। अपवर्ड लग रहा होगा, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली म्यू n2 लिख दें। और कोई फोर्स इसके ऊपर बताओ, फोर्सेस और कोई इसके ऊपर, फोर्सेस और कोई नहीं है। नो सर। अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि एक्सिस जो है, एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट है, क्यों भाई। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर इज जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो फोर्सेस बैलेंस करो जरा। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में राइट में लग रहा है n2 और लेफ्ट में लग रहा है म्यू n1। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स, वर्टिकल में n1 लग रहा है और म्यू n2 लग रहा है और ये मिला के mg के इक्वल होगा। अब तुम ध्यान से देखो ये दो इक्वेशन है और n1 n2 दो अननोन है, तो n1 n2 हम लोग निकाल सकते हैं। n1 की वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखो ऐसे ही दिख रहा होगा, mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और n2 की वैल्यू आएगी म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ तक बताओ पहले कोई प्रॉब्लम। अभी हमने रोटेशन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने ये बोला है कि ये स्फीयर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो इसलिए इसके ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। सारे फोर्सेस बैलेंस हैं तो फोर्सेस बैलेंस करके हमें n1 n2 की वैल्यू मिल गई। अच्छा n1 n2 मिल जाएगा तो हमको म्यू n1 म्यू n2 भी मिल जाएगा। अब ये बताओ कि सिलेंडर इधर घूम रहा है ओमेगा से, इसको अल्फा कौन प्रोवाइड करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अल्फा कौन प्रोवाइड करने वाला है, क्यों भाई, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कौन दे रहा है, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं या टॉर्क हैं जिनकी वजह से ये सिलेंडर रुक जाने वाला है। फ्रिक्शन। म्यू n1 एंड म्यू n2, क्योंकि n1 n2 और mg ये तीनों तो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे। टॉर्क देने वाले म्यू n1 और म्यू n2 है? तो हम यूज करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क की जगह हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना, म्यू n1 प्लस म्यू n2 इंटू आर, डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि ऐड होगा। आई की जगह क्योंकि सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू अल्फा। तो एक काम करो n1 n2 की वैल्यू रखो और जरा इसको ऐड करो, अल्फा निकालो क्या आएगा, ये हो जाएगा म्यू
सर अल्फा टू म्यू mg mg 1 1 प्लस प्लस म्यू ठीक है, और अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर और इंटू 2 भी आएगा और नीचे एम आर और हो जाएगा। क्यों भाई? तो इसमें देखो क्या कैंसिल यस हो रहा है, एम कैंसिल हो जा रहा है, तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है 2 म्यू जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब ये पता है कि अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्यों भाई? अल्फा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अल्फा क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो। और ओमेगा कैसा है? ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तभी तो ओमेगा कम होता जा रहा है। और कब हमें निकालना है? जब वो फाइनली रुकेगा। तो मान लेते हैं फाइनली रुकेगा, तो ओमेगा हो गया 0, इनिशियल हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन है। 2 अल्फा, अल्फा की जगह आएगा 2 म्यू जी 1 प्लस म्यू अपॉन, अच्छा एक आर भी है इसमें ना, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया अल्फा। और अगर मान लेते हैं कि ये एन रोटेशन करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एन रोटेशन करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या? 2 पाई एन होगा। तो यहां से तुम एन निकालो, देखो क्या आएगा। तो एन की वैल्यू आएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 8 पाई म्यू 1 प्लस म्यू इंटू जी। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है या कोई डाउट है? बताओ, पूछो। कोई स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो बताइए। सर ये जब आपने टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वेशन लगाई, ये समझ नहीं आया। और कैसे मतलब कि निकालते हैं बेटा? सर वो कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टेबल है? नहीं सर, ऐसा तो है नहीं कि स्टेबल है कि एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉकवाइज और वो स्टेबल है। वो रुकता जा रहा है ना, मतलब सर उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। हाँ, तो रिटार्डेशन का मतलब है उसके पास अल्फा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? उसके पास अल्फा है, तो अल्फा ही तो निकाल रहे हैं हम लोग टॉर्क की मदद से। सिंपल सी बात, ये बताओ कि कौन से पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है? बॉडी घूम रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यस सर। कौन से फोर्सेज हैं जो उसको टॉर्क दे रहे हैं? तो N1 N2 mg नहीं दे रहे हैं, टॉर्क दे रहा है इसको म्यू N1 और म्यू N2। यस सर। और बोलिए, कोई डाउट? क्लियर। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है। देखो इसको पढ़ो ध्यान से, अगर नहीं किया है तो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r है। It is first spinned about its axis with angular velocity omega and then placed on a flat face of the horizontal surface. How long will the disk be rotating on the surface if the friction coefficient is mu? मतलब ऐसे समझ लो कि एक हमारे पास डिस्क है, कोई भी डिस्क ले लो, प्लास्टिक का डिस्क, और उसको हमने रोटेट करके रफ सरफेस पे टेबल के ऊपर छोड़ दिया है। तो क्या वो भी फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे रुक जाएगी ना? क्यों भाई? यस सर। वो भी फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे रुक जाएगी। लेकिन अब ये बताओ कि डिस्क अगर घूम रही है और पिछले क्वेश्चन में ये सिलेंडर घूम रहा था, तो दोनों में फर्क क्या आएगा? क्यों भाई? पर क्या आएगा सर कि देखो इसमें फर्क ये आएगा, ध्यान से सोचो जरा, बिल्कुल सोचना बहुत जरूरी है। सिलेंडर जब घूम रहा था ना, तो सिलेंडर पे 2 ही जगह फ्रिक्शन लग रहा था ऐसा, जहां जहां फ्रिक्शन, यस सर। जहां सिलेंडर का कांटेक्ट था। लेकिन जब ये डिस्क सरफेस के ऊपर रखी है तो डिस्क के हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इनफैक्ट। बोलो, अब क्योंकि डिस्क मूव तो कर नहीं रही है, तो इसका मतलब अपनी जगह तो फिक्स रहेगी, लेकिन वो घूमते घूमते धीरे धीरे रिटार्ड हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना, ऐसी सिचुएशन में इस डिस्क के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो इसको अलग अलग डिस्टेंस पे लगने की वजह से फ्रिक्शन का टॉर्क में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग आएगा।
हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सारा का सारा फ्रिक्शन एक ही जगह लग रहा है, हर जगह अलग अलग लग रहा है, तो हमें टॉर्क भी अलग अलग जगह निकालने पड़ेंगे। तो इस केस में हमको एक थोड़ा सा काम ये बढ़ जाता है कि हम लोग इसमें एक एलिमेंट लेके करना पड़ता है। एलिमेंट लेके क्यों करना पड़ रहा है, तो उसका रीजन ये है, जैसे मान लो कि ये डिस्क इधर घूम रही है ओमेगा से, और तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा, टेंजेंशियली या रेडियली? क्यों भाई, इस रिंग के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा किधर लग रहा होगा, टेंजेंशियली या रेडियली? रेडियली सर। टेंजेंशियली लग रहा हो। टेंजेंशियली लग रहा होगा। देखो ध्यान से, क्या ये एरो जो मैंने दिखाए ये क्लियर है? ये एरो मैंने दिखाए हैं फ्रिक्शन के एरो हैं, ये फ्रिक्शन हर पॉइंट पे लगेगा और टेंजेंशियली उस पॉइंट के रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगा। अब देखो फ्रिक्शन इस तरह से पूरे डिस्क पे लग रहा है। अब जब हम इसके सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क निकालेंगे ना, तो क्या होगा कि फ्रिक्शन तो हर जगह एक जैसा है, लेकिन फ्रिक्शन का डिस्टेंस तो अलग है ना, स्मॉल आर, और स्मॉल आर होने की वजह से जो फ्रिक्शन सरकमफेरेंस के पास लग रहा है उसका टॉर्क में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो फ्रिक्शन सेंटर के पास लग रहा है उसका टॉर्क में कंट्रीब्यूशन कम है। तो सिंपल हमें ये देखना है कि कंट्रीब्यूशन अलग होने की वजह से हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस DFK की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो DFK होगा टोटल कितना फ्रिक्शन होता अपॉन टोटल इसका एरिया, और इस रिंग के ऊपर कितना फ्रिक्शन होगा, तो रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल फ्रिक्शन अपॉन टोटल एरिया इनटू रिंग का एरिया, यूनिटरी मेथड लगाया है। और इस फ्रिक्शन का अगर हम टॉर्क निकालें तो उसको लिखेंगे d टाउ FK, और ये टॉर्क होगा DFK मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। देखो ये लाइन क्लियर है? हमें फ्रिक्शन पता करना है, फ्रिक्शन टॉर्क कितना दे रहा है। तो हमने एलिमेंट पे देखा कि फ्रिक्शन कितना टॉर्क दे रहा है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। रखो जरा वैल्यू क्या बनेगा, तो ये पाई तो यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, ये देखो क्या आएगा, ये आएगा 2 म्यू mg अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। इंटीग्रेट करें अगर 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा 2 म्यू mg आर अपॉन 3 आ रहा है। और इसके बाद हम यूज कर सकते हैं यूजिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो ये आएगा 2 म्यू mg आर अपॉन 3 इक्वल टू आई का मतलब होगा mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ से तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 4 म्यू जी आर, नहीं 4 म्यू जी अपॉन 3 आर। देखो 4 म्यू जी अपॉन 3 आर। और फिर पूछा हुआ है कि डिस्क कितनी देर तक रोटेट करेगी, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इसमें ओमेगा की जगह 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी 3 ओमेगा आर अपॉन 4 म्यू जी। ये हमारा टाइम निकल आया। मेन इसमें जो है ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये वाला प्रोसेस तुम्हें क्लियर हो। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी, क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ रही है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर ये इसके हर एलिमेंट पे फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि सर नीचे वाला ही तो सिर्फ कांटेक्ट में है सरफेस के, तो अंदर क्यों लग रहा है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कौन, तुम ये सोचो क्या डिस्क के हर पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रही है? डिस्क रखी कैसे? सर एक बार आप फिर से बता दीजिए, इससे एक्सप्लेन कर। इसमें क्या हो रहा है ना कि डिस्क जो है वो घूम रही है अपने सरफेस पे। तुम ऐसे इमेजिन करो ना कि एक तुम्हारे पास कप के ऊपर जो रखते हैं डिस्क, वैसा डिस्क है और वो घूम रही है सरफेस के ऊपर। तो जब वो घूमेगी तो सरफेस पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? तो हॉरिजॉन्टल रखी है इसका मतलब? हाँ हाँ हॉरिजॉन्टली रखी है भाई, यस फ्लैट फेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। यस। तो डिस्क जब घूमेगी तो डिस्क के हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा। अब डिस्क के हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा मतलब सभी जगह फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी है।
अब जब सारे पॉइंट्स पे फ्रिक्शन लग रहा है तो हमें इन सारे फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन का डिस्टेंस क्या है। अब हर एक फ्रिक्शन का सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है, तो हमने क्या किया, हमने ऐसे फ्रिक्शन पहले ले लिए जो r डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो उनका टॉर्क हमने ये लिखा और फिर इसी को हमने इंटीग्रेट कर दिया टोटल टॉर्क के लिए। सर वो क्या तो जो सेंटर पे कम लगता है सर साइड में ज्यादा लगता है। हाँ आपने बताया तो सेंटर पे कम लगता है सर। नहीं, ये जो वैल्यू है ना डी एफ के इंटू आर, तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो टाउ ज्यादा नहीं होगा। तो जो फ्रिक्शन सेंटर के पास लग रहा है उसका टॉर्क में कंट्रीब्यूशन है कम, और जो फ्रिक्शन साइड में लग रहा है, किनारे पे लग रहा है, उसका टॉर्क में कंट्रीब्यूशन है ज्यादा। ये कह रहा हूं। ओके सर। बोलिए, और कोई डाउट? सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने लगाया है एलिमेंट पे, हाँ सर ये इसका डीएम हम लोगों ने पहले निकाला है, उसके बाद एमजी मतलब जी से मल्टीप्लाई किया है। एक ही बात है, एक ही बात है। फ्रिक्शन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम चाहे पहले नॉर्मल निकाल के कर लो, बाद में म्यू मल्टीप्लाई कर दो, या म्यू एमजी को ही डिवाइड कर दो, रहेगा तो Yes, सेम ही ना। ठीक सर। और देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी का ही है। किया इसको? सर इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रही थी हाँ बोलिए। सर। वो पार्टिकल की स्पीड तब पूछा है जब वो लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, मतलब लोएस्ट वो नीचे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा सर, उसके पहले ही वो गिर जाएगा। पार्टिकल चिपका हुआ है, कहाँ गिर जाएगा पार्टिकल? क्वेश्चन ठीक से रीड करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड करके समझना तो तुम्ही को पड़ेगा। डिस्क जो है वो इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट हो रही है, यानी ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये डिस्क हिंज्ड है, और इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगी। मतलब ऐसे समझ लो कि ऊपर की तरफ है, ये पूरा नीचे आ जाएगा फ्लैप। तो वो जो पॉइंट एम जो है सबसे ऊपर है, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, नीचे आएगा तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो जब वो लोएस्ट पे आएगा तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है। अब ये क्वेश्चन सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन का है, हमें एनर्जी कंजर्व करनी है, इनिशियली एनर्जी और फाइनल एनर्जी देखा जाए तो। सीधा सीधा इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कुछ और नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर तुम देखो ध्यान से, इनिशियली तुमको ये डिस्क दिया हुआ है कहाँ पे है, तो जब ये घूम के नीचे आ जाएगी तो सिचुएशन ये वाली बनेगी। ये पॉइंट एम यहाँ आ जाएगा, इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। देखो ध्यान से, पहले सेंटर उस लाइन के r/4 ऊपर था, अब सेंटर लाइन के r/4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो मैं सीधे सीधे यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में तुम ध्यान से देखोगे तो पहले
अगर हम यहाँ पे रेफरेंस ले लें, इसको रेफरेंस ले लें, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लें, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई है। तो पहले दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, डिस्क की और उस पार्टिकल की। तो डिस्क का भी मास जो है वो m दिया हुआ है, तो डिस्क का सेंटर पहले r/4 ऊपर है, तो इसको लिखेंगे mg r/4, और पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे mg 5r/4। ये 5r/4 कहां से आया, क्लियर है? पार्टिकल रेफरेंस लाइन से 5r/4 नीचे ऊपर है, और काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी है, 0। फाइनली सेंटर नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखेंगे। पार्टिकल भी नीचे आ गया तो पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखेंगे डिस्क की और पार्टिकल की, तो एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम का आई निकालते हैं, और वो आई निकालना पड़ेगा हमें इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट आई कैसे आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना है। डिस्क का आई कैसे आएगा, तो डिस्क का डायमीटर एक्सिस के अबाउट होता है mr²/4, और डायमीटर एक्सिस से हम इसको mh² से शिफ्ट करेंगे। और पार्टिकल का कितना होगा, o' के अबाउट, तो पार्टिकल o' कितना दूर है, 5r/4, तो ये हो जाएगा m इंटू 5r/4 का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आई बनेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके पहले ओमेगा निकालो कितना आएगा। क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है, डिस्क ऊपर है और ऊपर से नीचे आ गई, तो सीधे सीधे कंजर्वेशन लगाना है। कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ ये निकाल लो, और उसको काइनेटिक एनर्जी गेन के इक्वल कर दो, विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलिए। ये जो हमने आई लिखा हुआ है ये है आई डिस्क, और ये जो लिखा हुआ है ये है आई पार्टिकल अबाउट o'। ओमेगा आ जाएगा, तो पार्टिकल स्पीड क्या होगी बताएगा कोई? पार्टिकल स्पीड की वैल्यू हो जाएगी r/4 इंटू ओमेगा। सर आपने आई ऑफ डिस्क mr²/4 क्यों लिखा है? डिस्क का पहले निकालेंगे उसके डायमीटर एक्सिस के अबाउट, और फिर उसको हम r/4 शिफ्ट करेंगे। सर वो तो mr²/2 होता है। बेटा डायमीटर एक्सिस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो ना, एक ही एक्सिस होता है क्या डिस्क के लिए? डिस्क कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर है, या फिर डायमीटर वाले के पैरेलल है? ठीक है सर। ठीक है, निकाला क्या आंसर किसी ने? ओमेगा और पार्टिकल स्पीड आ रही है फाइनल आंसर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो ये भी आईआईटी का ही प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है अ ब्लॉक एक्स, मास गिवन है इसका 0.5 kg, ठीक है, इज हेल्ड बाय अ लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द स्ट्रिंग इज वाउंड ऑन अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ड्रम ऑफ मास। इसका मास दिया हुआ है 2 kg और इसका रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर। The drum is given initial angular velocity such that block x starts moving up। यानी इसको हमने इनिशियली इसको हमने ओमेगा दे दिया है, और इस ओमेगा की वजह से x ऊपर जाएगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, क्योंकि x उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, ओमेगा धीरे धीरे कम होगा। तो सबसे पहले तो निकालना है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ड्यूरिंग द मोशन।
तो देखो टेंशन इन स्ट्रिंग निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे इनका एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये बताओगे कि एक्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस, बताओ। एक्स के ऊपर बोल सकते हैं कि इधर की तरफ हो जाएगा इसका mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ हो जाएगा इसका t, क्यों भाई, और जाएगा किधर एक्स, एक्स का एक्सीलरेशन किधर होगा बताएगा कोई, एक्स का एक्सीलरेशन किधर होगा। सर इनिशियली आगे की तरफ होना चाहिए, टी की तरफ। एक्सीलरेशन पूछ रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। हाँ नीचे की तरफ एक्सीलरेशन तो नीचे ही होगा ना, बॉडी कहाँ जा रही है इससे उसका एक्सीलरेशन डिटरमिन होगा या फिर फोर्सेस से होगा, ये बताओ। तो फिर फोर्सेस तो mg साइन थीटा बड़ा है ना, उधर कहाँ कोई है खींचने वाला, कोई और तो है नहीं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू ma, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो अगर इसका एक्सीलरेशन a डाउन द इंक्लाइन है तो इसका मतलब है कि इसका अल्फा होगा एंटी क्लॉकवाइज और इसका अल्फा लिखेंगे a बाई आर। तो अब भाई बताओ कि y के लिए एफबीडी क्या बनेगी, बताओ। तो y के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इधर की तरफ लग रहा है t और कोई फोर्स लगेगा उसके टॉर्क देने वाला, तो टॉर्क देने वाला तो और कोई है नहीं, तो ये हो गया अल्फा। तो क्या इक्वेशन आएगी y के लिए, तो y के लिए लिखेंगे हम लोग t इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। तो i को लिखेंगे कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा की जगह a बाई आर। तो तुम ध्यान से जरा इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करोगे तो तुमको t भी मिल जाएगा और a भी मिल जाएगा। बताओ पहले, सबसे पहले इसमें कोई डाउट है तो। अब बी पार्ट में कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे मान ले कि y का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो x कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब तक x रेस्ट पे आएगा। तो ये बताओ कि अगर y का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है तो x का स्पीड क्या होगा उस वक्त। x का स्पीड हम लोग r ओमेगा लिख सकते हैं, r की जगह 0.2 है तो 0.2 इंटू 10 यानी x का स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब x का अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन जो कि रिटार्डेशन का काम करेगा वो तुम निकाल चुके हो, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसके लिए हो जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 a एस एक्स। तो यहाँ से एस एक्स निकालो, बताओ दोनों आंसर क्या आते हैं जल्दी से। सॉल्व करने पे एस एक्स की वैल्यू 6/5 यानी कि 1.2 मीटर, और टेंशन और एक्सीलरेशन क्या आ रहे हैं, 5/3। टेंशन आ रहा है 5/3। यस सर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, कोई और डाउट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन था। ये है, इसमें कह रहा है कि देयर आर 3 पार्टिकल्स ए बी सी ईच ऑफ मास m, they are connected to each other by 3 massless rigid rods to form an equilateral triangle of side L। तो ये हमको साइड L दिख रही है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, एंड इज हिंज्ड अबाउट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पे जो मास है ना उसको तो हमने हिंज ही कर दिया एक तरह से, और वो मास मूव नहीं करने वाला है, ध्यान से समझना। जहां वो मास है वहीं हमने नेल फिक्स कर दिया है, तो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करेगा ये सिस्टम, ठीक है। द बॉडी इज सेट इनटू ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये फोर्स जो है ए पार्ट के लिए नहीं है, वो शायद बी पार्ट के लिए है। तो ए पार्ट में सिर्फ हमने उसको ओमेगा प्रोवाइड किया है उस सिस्टम को। तो हमें सबसे पहले बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी, मतलब हिंज से बॉडी पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, क्यों भाई,
इस केस में एक्सिस डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस क्वेश्चन का, बताओगे? क्यों भाई? L/3, L/3 सेंट्रॉइड पे। देखो अब इसमें दो ऑप्शन है, इसको करने के भी फिर दो तरीके हैं, दोनों से आंसर आएगा। तुम स्मॉल एम को, ये वाला जो स्मॉल एम है, इसको तुम सिस्टम में लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर इसको तुम लेना चाहते हो सिस्टम में तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे है, और अगर तुम नहीं लेना चाहते हो सिस्टम में तो हम कहेंगे सिस्टम में सिर्फ ये दोनों एम है, इनका सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पे होगा। दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये है कि जो एज्यूम करेंगे कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट हिंज कर दिया है। अब पॉइंट ए के अबाउट अगर हिंज कर दिया है तो पॉइंट ए पे जो मास रखा है वो तो है और नहीं है, बात बराबर ही हो गई ना। तो हम मान लेते हैं कि केवल इसमें दो ही मास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक एम ये है और एक एम ये है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा बीच में, और ये जो बीच में होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये बताओगे कि पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये आर कितना होगा। अगर ये एल है तो आर का वैल्यू हो जाएगा L√3/2। अच्छा, हिंज पे हम लोग जब फोर्स एज्यूम करते हैं तो क्या करते हैं, तो हिंज पे हम लोग दो फोर्स एज्यूम करते हैं, वाई डायरेक्शन में भी नॉर्मल एज्यूम करेंगे और एक्स डायरेक्शन में भी नॉर्मल एज्यूम करेंगे। ध्यान से देखो, एक्स में भी लगेगा नॉर्मल और वाई में भी लगेगा, और सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है। सेंटर ऑफ मास इसका कौन से पाथ में चल रहा है, क्यों भाई? सेंटर ऑफ मास इसका सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक रेडियल एक्सीलरेशन होगा। कितना लिखेंगे रेडियल एक्सीलरेशन, तो रेडियल एक्सीलरेशन होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है L√3/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब तुम ये बताओगे कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इसके पास अल्फा नहीं है। अल्फा नहीं है तो AT नहीं है, ATCM 0 है इसका, ATCM 0 है क्योंकि अल्फा भी 0 है। तो NX 0 हो गया। NY कैसे आएगा, तो NY के हम लोग लिखेंगे NY इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ARCM। देखो, तो टोटल मास है 2m और ARCM की वैल्यू है L√3/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से NY निकल के आ जाएगा ML√3 ओमेगा स्क्वायर। देखो आ रहा है क्या ये वैल्यू, बताओ पहले यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर है, ये है ए पार्ट। फिर बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि इसके ऊपर हमने एक फोर्स भी लगाना शुरू कर दिया है। अब ये बताओ कि वो जो फोर्स लग रहा है क्या उस फोर्स की वजह से इसके पास अल्फा भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यूज करेंगे। तो टॉर्क कितना लगेगा इस फोर्स का, तो इस फोर्स का अगर टॉर्क देखोगे तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल आर, आई लिखेंगे तो आई दो मास है तो 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा F इंटू आर अपॉन 2ml स्क्वायर। इसको निकाल लेते हैं जरा, आर की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू है L√3/2। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3F अपॉन 4ml। देखो अल्फा आ रहा है, अल्फा आ जाएगा तो इसके पास इसका मतलब ATCM भी होगा, और ATCM को लिखेंगे हम लोग R इंटू अल्फा। तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं R का, ये हो जाएगा 4ml और R की जगह होगा L√3/2। तो ये आ जाएगा 3F अपॉन 8m। देखो 3F अपॉन 8m। तो पहले हमने इक्वेशन बनाई थी NX इक्वल टू 0, तो इस बार इक्वेशन कैसी बनेगी, इस बार ध्यान से देखना। इस बार सेंटर ऑफ मास 2m, इसके ऊपर एक F इधर लग रहा है, NX इधर लग रहा है और NY इधर लग रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कल पे मूव कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास के पास इधर ATCM भी है और इधर
ARCM भी है। तो बताओगे कि सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स वाली क्या इक्वेशन बनेगी, अलोंग रेडियल लाइन क्या इक्वेशन होगी। अलोंग रेडियल लाइन तो चेंज नहीं होगा, अभी भी NY इक्वल टू 2m ARCM आएगा, ये वैल्यू सेम आएगी ML √3 ओमेगा स्क्वायर। हाँ x डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो F प्लस NX इक्वल टू M इंटू ATCM करेंगे, तो यहाँ से M इंटू ATCM करेंगे जब, तो ये आएगा 3F/4। तो अगर हम NX निकालेंगे तो NX की वैल्यू -F/4 आ जाएगी। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हमने एज्यूम किया राइट साइड में NX और NX लगेगा लेफ्ट साइड में, ये मतलब है। बताइए, क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार अपने आप खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी कुछ क्लिक होगा दिमाग में कि क्या प्रोसेस है। देखो, अगर ये जो A पॉइंट पे जो मास है जिसको मैंने बोला कि हटा दो शुरू में, अगर तुम नहीं चाहते हो हटाओ तो भी देख लो। अगर हम उस मास को नहीं हटाते हैं A से, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम में 3 मास हैं, देखना ध्यान से। तो एक M ये है, एक M ये है और एक M ये है, ध्यान से देखो। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, बताओ। तो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट A से डिस्टेंस लिख लो, क्या बनेगा, R। कितना आएगा ये R, बताओ। तो इस R का वैल्यू बनेगा L √3/2 का 2/3, क्यों भाई? तो ये आ जाएगा L/√3, R हो गया। अब इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स इधर ये लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। टॉर्क की जगह आएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी सेम रहेगा, विच वॉज L √3/2। तो ये हो गया टॉर्क I इस बार लिखेंगे तो देखो जो मास A पे है तो उसका तो A के अबाउट 0 हो गया ना, तो I तो अभी भी क्या बनेगा 2m इंटू L स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से तुम देखो अल्फा का वैल्यू अभी भी तुम्हारा वही आएगा √3F/4mL। देखो सबसे पहले अल्फा सेम आया। अब ATCM अगर निकालें तो ATCM को लिखेंगे R इंटू अल्फा, लेकिन इस बार जो R है वो L/√3 है, कोई बात नहीं, रहने दो। तो L/√3 इंटू √3F/4mL, तो ये आएगा F/4m। ये हो गया ATCM। ARCM निकालें तो ARCM होगा R ओमेगा स्क्वायर, तो R ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L ओमेगा स्क्वायर अपॉन √3। देखो फिर से वही काम करेंगे, हम सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे, और ध्यान रखना कि इस बार सेंटर ऑफ मास का जो मास है वो 3m होगा। तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगाए हमने को, इधर की तरफ लग रहा है F, इधर की तरफ लग रहा है NX और इधर की तरफ लग रहा है NY, ठीक है। एक्सीलरेशन इधर की तरफ आएगा ATCM और इधर की तरफ आएगा ARCM। तो अगर हम NY वाली डायरेक्शन में इक्वेशन बनाए तो इसको लिखेंगे NY इक्वल टू 3m इंटू ARCM। रखो जरा क्या आएगा, तो 3m और ARCM की वैल्यू हो जाएगी L ओमेगा स्क्वायर अपॉन √3। तो तुम ध्यान से देखो क्या ये फिर से ML √3 ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, बोलो। इसी तरह से F प्लस NX इक्वल टू 3m इंटू ATCM लिखो, यहाँ से तुम NX निकालो तो NX की वैल्यू भी देखोगे तो फिर से -F/4 आ जाएगी। यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि उस M को हम सिस्टम में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं,
ठीक है ना। क्यों नहीं ले रहे हैं तो भी काम चल जा रहा है, क्योंकि वो एक्सिस पे ही है, तो एक्सिस पे रखे हुए मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना रोटेशन में। क्लियर है अभी डाउट? यस सर। ठीक है, और देखो इसमें सेम पैटर्न का और कुछ दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करने के लिए तो इतने ही दिए थे ना। मान लेते हैं कि एक रॉड है, m मास l लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन है रॉड इज released from horizontal position। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में हिंज रिएक्शन जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, ठीक है। बी पार्ट में एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, और सी पार्ट में हिंज रिएक्शन व्हेन इट इज passing through vertical position। when it is passing through vertical position। करोगे ट्राई इसको, बोलिए। करो इसको ट्राई। देखो इसमें क्या है, देखो रिलीज होने के तुरंत बाद, रिलीज करने के तुरंत बाद इसके ऊपर सबसे पहले हम फोर्सेस दिखाते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, देखो। और हिंज पे क्योंकि हमको मालूम है, हिंज पे हमेशा हमको दो फोर्सेस एज्यूम करने पड़ते हैं। तो एक एज्यूम कर लेते हैं n1 इधर, और एक एज्यूम कर लेते हैं n2 इधर, ठीक है, n1 n2। अब ये बताओ कि सबसे पहले इसका हम अल्फा निकालेंगे। तो ये बताओ अल्फा कौन सा फोर्स है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा हिंज के अबाउट। तो अगर तुम देखोगे टॉर्क तो इसको mg प्रोवाइड कर रहा है, तो mg इंटू l/2 इक्वल टू आई अल्फा। तो आई बनेगा ml²/3 इंटू अल्फा। ये हम लोगों ने अप्लाई किया है यूजिंग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। देखो तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l। ये रिलीज करने के तुरंत बाद की सिचुएशन है, ठीक है। अब अल्फा 3g/2l आया है, तो ATCM निकालो। ATCM होगा r अल्फा, r की जगह आएगा l/2 इंटू अल्फा, तो ये बनेगा 3g/4। और ARCM कितना होगा जस्ट आफ्टर रिलीज। तो जस्ट आफ्टर रिलीज इसका ओमेगा क्या है, अगर ओमेगा 0 है तो इसका AR भी 0 होगा। जस्ट आफ्टर रिलीज अगर ओमेगा 0 है तो AR भी 0 होगा। अब हम लोग जैसे पहले करते थे कि सारे के सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे ले लेते हैं। तो mg सेंटर ऑफ मास पे इधर लग रहा है, n1 इधर की तरफ लग रहा है, n2 इधर की तरफ लग रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास सर्कल पे चलने के लिए स्टार्ट हो रहा है AT और AR। तो ARCM इधर की तरफ होगा और ATCM इधर की तरफ होगा। हालांकि ARCM की वैल्यू 0 है, सिर्फ ATCM है। तो अगर ARCM 0 है तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि n2 जो होगा वो 0 आएगा। और n1 निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस n1 इक्वल टू m ATCM। तो यहाँ से n1 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी mg/4। यानी रिलीज करने के तुरंत बाद इस पे जो हिंज पे फोर्स है वो सिर्फ n1 है। देखो ध्यान से, रिलीज करने के तुरंत बाद जो इसके ऊपर हिंज पे फोर्स है वो है mg/4। बोलो
क्लियर है यहां तक? बताओ। इसके बाद जब ये रॉड वर्टिकल होगी, इसके बाद जब ये रॉड वर्टिकल होगी, क्यों भाई? तो जब ये रॉड वर्टिकल होगी तो उस केस में बताओगे कि अल्फा क्या होगा इस वक्त? तो इस वक्त इसका अल्फा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि mg ही अकेला इसको टॉर्क प्रोवाइड करने वाला था, और mg जो है वो तो लाइन ऑफ एक्शन सस्पेंशन पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो अल्फा इसका 0 हो जाएगा। अल्फा 0 होगा, लेकिन यहां तक आते आते इसके पास ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से देखेंगे कि mg कितना नीचे आया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई बनेगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 3g अपॉन एल। देखो, तो ये एंगुलर स्पीड हो गई व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। बी पार्ट बताइए, क्लियर है? ओमेगा आ गया, अल्फा आ गया, ATCM लिखो, ATCM की वैल्यू 0 होगी। ARCM लिखो, ARCM की वैल्यू होगी R ओमेगा स्क्वायर। तो अगर R ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये 3g/2 आएगा। फिर से इक्वेशन बनाएंगे, फिर से सारे फोर्सेस कहाँ दिखाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला mg नीचे की तरफ है, n1 हमने इधर की तरफ लिया है, n2 हमने इधर की तरफ लिया है, और ये सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कल पे चल रहा है, जिसकी वजह से ARCM इधर की तरफ आएगा, और ATCM अगर होता तो इस तरफ आता, बट ATCM क्योंकि 0 है तो n2 भी इस पे 0 आ जाएगा। और n1 निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे n1 माइनस mg इक्वल टू m ARCM। तो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो n1 की वैल्यू 5 mg/2 आ जाएगी। देखो, तो देखो ऐसा नहीं है कि n1 n2 में से एक ही लगेगा हमेशा। बीच की किसी पोजीशन में अगर आप निकालते हो तो n1 n2 दोनों नॉन जीरो आएंगे। वो ये है कि जब हॉरिजॉन्टल है, जस्ट रिलीज कर रहे हैं, उस वक्त भी एक ही लग रहा है, और जब वर्टिकल हो जा रहा है तब भी एक ही लग रहा है। तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। बट बीच में कहीं ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही लग रहे होंगे, बीच में बल्कि लग ही रहे होंगे दोनों पोजीशन पे। बोलिए, क्लियर है? सी पार्ट। सर हाँ बोलिए। सर इसका मतलब एक बार हमने रोटेशन वाली इक्वेशन लगा दी तो सारा मास सेंटर पे ले सकते हैं। हाँ, मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के बाद हम जब ट्रांसलेशन की इक्वेशन बना रहे हैं तो ट्रांसलेशन में हम सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर की स्क्रॉल कर दीजिए। देखो, अगर तुम्हें ये बात बिल्कुल क्लियर है तो इसी में क्या करो, फाइंड hinge reaction in previous problem when rod makes an angle 60 degree with vertical while swinging, मतलब जब रॉड स्विंग होके आ रही है और जब वर्टिकल से 60 डिग्री पे है
उस वक्त कितना हिंज रिएक्शन होगा। तो इसमें तुम देखोगे कि इसमें N1 N2 दोनों ही लग रहे होंगे, करोगे ट्राई तो क्लियर हो जाएगा एकदम। यस सर। इस केस में when rod makes an angle 60 डिग्री with vertical, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले उस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। when rod makes an angle 60 डिग्री with vertical, अब क्या होगा ना, इस केस में ओमेगा भी होगा और अल्फा भी होगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे हम लोग mg ले लेंगे इधर, ठीक है। तो mg का कौन सा कंपोनेंट इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा? mg का ध्यान से देखो, तो mg sin 60 इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। तो आई की जगह ml²/3 इंटू अल्फा, तो यहाँ से ये आएगा g√3 और इंटू l/2 और होगा g√3/2 l/2 इक्वल टू l²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी 3√3 g/4l। अल्फा निकाला सभी ने, बताओ पहले, क्यों भाई? यस सर। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया। तो नीचे तो ये डिस्टेंस आया है, क्योंकि उससे हमें चाहिए होगा ओमेगा। तो mg नीचे कितना आया सेंटर ऑफ मास? तो नीचे आया l/2 sin 30 नीचे आया, देखो, इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब हो गया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया, m कैंसिल हो गया, तो gl/4 इज इक्वल टू l² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6। तो यहाँ से ओमेगा कितना आता है? √3g/2l। यस सर। ठीक है, अल्फा आ गया, ओमेगा आ गया, तो निकालेंगे ATCM। ATCM की वैल्यू होगी l/2 इंटू अल्फा। फिर निकालेंगे ARCM। ARCM की वैल्यू होगी l/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इस बार दोनों ही नॉन जीरो हैं। देखो, इस बार बेहतर ये होगा, हमें दो नॉर्मल तो एज्यूम करने हैं, लेकिन अब ये आता है कि वो नॉर्मल किधर लिए जाए। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक नॉर्मल अराउंड दी रॉड ले लो और एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू रॉड ले लो। बात समझ में आया? इसका क्या बेनिफिट होगा? ताकि उसके कंपोनेंट्स फिर ना लेने पड़े। कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे इसके। तो क्या, ये एक लाइन हो गई परपेंडिकुलर टू रॉड और ये हो गई अलोंग दी रॉड। तो इसका जो AR है, ARCM इधर की तरफ होगा और जो ATCM है वो इधर की तरफ होगा। मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, इसी में लिख दे रहा हूँ। देखो क्या इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन बता दो, सॉल्व हो जाएगा। खैर, इक्वेशन आएगा N1 माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू m इंटू ARCM और mg sin 60 माइनस N2 इक्वल टू m इंटू ATCM। अब ऐसा हो सकता है कि N2 नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आ जाने का मतलब है कि N2 का जो डायरेक्शन हमने लिया उसके अपोजिट है। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर ARCM अगर हम निकालेंगे तो इसमें वो L पे डिपेंड नहीं कर रहा सर, L तो कट जा रहा है। अब उससे क्या मतलब है? तो यानी कि सर ARCM कांस्टेंट है। अरे ऐसा नहीं है, तुम ऐसे कुछ नई थ्योरी मत बनाओ। जो निकल के आ रहा है वो निकाल रहे हैं, अननेसेसरी थ्योरी क्यों जनरेट कर रहे हो? क्या फायदा है उसका? ठीक है, बोलिए। यस सर। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में इतना ही है, ठीक है।